हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ रिप्रेजेंटेशन। जी हाँ, आज हम फोर्स को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। फोर्स को एक्चुअल में सिंपली कैसे रिप्रेजेंट करना है उसके भी दो तरीके होते हैं। शायद अब तक हमें ये पता ही नहीं कि फोर्स को भी रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। यहाँ पर रिप्रेजेंट कैसे करना है, कैसे उनकी नोटेशंस हम लिखेंगे, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं फोर्स को, क्योंकि जिसके लिए ये काम सीखने वाले हैं उसके बारे में तो थोड़ा कुछ पता होना चाहिए ना। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स एक पुश और पुल होता है, एक एफर्ट। कहने का मतलब आप एक एफर्ट लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, या तो आप उसको पुश कर रहे हो या फिर आप उसको पुल कर रहे हो। जब आप किसी भी मॉल में या किसी शॉप में जाते हो तो उस पर लिखा हुआ रहता है पुश और पुल। दैट्स मीन वो पुश और पुल आपका एफर्ट है। अगर आपको उसको पुश करना है तो भी आपको उसके ऊपर क्या लगानी पड़ेगी? मेहनत, अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर आप उसको पुल करेंगे तो भी आपको अपनी मेहनत लगानी होगी और आपको उसके ऊपर एफर्ट लगा के उसको पुल करना पड़ेगा। अब आपने कभी अगर एक चीज फोकस की हो, जब हम किसी चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स को एफर्ट लगा के फोर्स लगाते हैं, तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में क्या हो जाता है? मूव हो जाता है। अगर आप गेट को धकेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में पुश करेंगे तो वो उसी डायरेक्शन में खुल जाता है। अगर आप गेट को पुल कर रहे हो, उसको खींच रहे हो, तो आप एफर्ट लगाते हो अपनी डायरेक्शन में ऐसे गेट खोलने के लिए, तो वो गेट भी आपकी तरफ खुल जाता है। इसका मतलब फोर्स जो होता है उसकी दो डायरेक्शन होती हैं, एक वो जो उधर के साइड पुश करने के बाद हो रही है, एक वो जो पुल करने के बाद हो रही है। उस फोर्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है वही आज हम सीखने वाले, क्योंकि हम फोर्स तो लगाते हैं। अब उस फोर्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसकी नोटेशन कैसे होगी, इन दोनों ही चीजों को बहुत ही डिटेल के साथ अब पढ़ेंगे। फटाफट से अपनी पेन और अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए। अब हम शुरू करने वाले हैं वन बाय पॉइंट, मतलब 1 पॉइंट टू 1 पॉइंट। अच्छे से इस चीज को हम लोग देखेंगे, क्योंकि मैंने आपके लिए नोट्स एकदम जैसे आपको नोट्स लिखने हैं, जैसे आपको शो करने हैं, एक एक चीजें मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दी हैं। कहीं पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहें तो इसको डिट्टो ऐसे ही अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। आपको कोई भी किसी भी लाइन में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि लाइंस तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको ऐसे ही अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है? तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका, कि फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। So there are two type of represent a force. दो तरह से हम फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, कि जो फोर्स होता है उसको आप वेक्टर से शो कर सकते हो, और दूसरा होता है बॉक्स रिप्रेजेंटेशन। अब वेक्टर और बॉक्स दोनों ही हम अलग अलग वे में पढ़ेंगे, अलग अलग दोनों टॉपिक हैं, तो इन दोनों को मैंने अलग अलग करके यहाँ पर लिख लिया है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे। तो हम इनको अलग अलग करके यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है और उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? सो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन का सेकंड लॉ हमें क्या कहता है? F इजिकल टू ma। वैसे तो ये क्या कहता है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लेकिन उससे हमारा फॉर्मूला निकल के आता है क्या? F इजिकल टू ma। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। जैसा कि हम जानते हैं वेक्टर इज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो इट फॉलोज ऑल द रूल्स गवर्निंग अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सारे रूल फॉलो करेगी जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी करती है। अब मैं आपको थोड़ा सा वेक्टर के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि बार बार यहाँ पर वेक्टर का यूज होगा। तो देखिए, वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका खुद का मैग्नीट्यूड होता है, खुद की डायरेक्शन होती है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी की खुद की डायरेक्शन होगी और खुद का मैग्नीट्यूड होगा। तो फोर्स की खुद की डायरेक्शन होती है और खुद का ही क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। इसलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है? और अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये वेक्टर के सभी रूल्स को फॉलो करेगी। शायद आपको पता होगा, वेक्टर क्वांटिटी के खुद के पर्सनल रूल्स होते हैं, अलजेब्रिक रूल्स नहीं मानता।
जैसे हम लोग कहें 2 + 2 कितना होता है, तो हम बोल देते हैं 4, लेकिन वेक्टर ऐसा नहीं मानता है। वेक्टर के खुद के अपने रूल्स होते हैं, उन्हीं रूल्स को एक वेक्टर क्वांटिटी क्या करती है, फॉलो करती है। तो अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको वेक्टर के सभी रूल्स को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। ठीक है, सो हम कह सकते हैं so it follow all the rules governing a vector quantity as vector cannot be solved using simple algebra। जैसा कि हमें पता है कि सिंपल एल्जेब्रा से वेक्टर को सोल्व नहीं किया जा सकता। एल्जेब्रा मतलब जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया 2 + 2 = 4, 5 - 2 = 3, ये एल्जेब्रा है। वेक्टर ऐसे सोल्व नहीं होता। वेक्टर को आप सिंपली प्लस या माइनस नहीं कर सकते हो, उनमें वेक्टर लॉ ही फॉलो होंगे। तो ये जो हमारा फोर्स होता है इसको आप सिंपली क्या नहीं कर सकते हो, प्लस या माइनस एल्जेब्रिकली इसको सोल्व नहीं कर सकते हो ड्यू टू देयर डायरेक्शन इंडिकेटिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें पता है वेक्टर में उनकी खुद की एक पर्सनल डायरेक्शन होती है, तो इनकी प्रॉपर्टी भी अलग होती है डायरेक्शंस को शो करने की। ग्राफिकली फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन विद एरो हेड। जो फोर्स होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे फोर्स लिख के और उसके हेड पर एक लाइन बना देते हैं, एरो की लाइन। इससे इसी तरह से फोर्स को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे ही सभी वेक्टर क्वांटिटी को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको कोई भी जो वेक्टर क्वांटिटी है वो लिखना है और उसके ऊपर क्या लगा देना है, एरो लगा देना है, वो हमारी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर नोटेशन सीख रहे हैं ना हम, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो कैसे करते हैं, सिंपली फोर्स को लिखो और उसके ऊपर क्या लगा दो, एक एरो लगा दीजिए, वो हमारे वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हो गई। With arrow pointed towards the direction and length of line drawn equal to magnitude, यानी कि कहने का मतलब ये जो एरो लगाया है ये हमें ये बताता है कि किस डायरेक्शन में हमारा जो फोर्स है वो लग रहा है। लेट ए फोर्स ऑफ, अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे यहाँ से, लेट ए फोर्स ऑफ 60 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन बॉक्स। इस बॉक्स पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, कितने न्यूटन का, 60 न्यूटन का। ठीक है, ऑन अ बॉक्स एट एंगल 40 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन XY। हम इस ब्लॉक पर फोर्स लगा रहे हैं, कितने न्यूटन का, 60 न्यूटन का, और इसके बीच में जो एंगल है वो कितना हमें दिया गया है, 40 डिग्री दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, डायरेक्शन XY की उसमें वैल्यू में, यानी कि इसके ऊपर हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, 60 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और इस डायरेक्शन में इसका एंगल कितना बन रहा है, 40। ऐसे ही आप क्या दे सकते हो, वैल्यूज दे सकते हो, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी भी है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी की आप मैग्नीट्यूड भी दे सकते हो। यहाँ पर 60 न्यूटन हमें दे रहा है मैग्नीट्यूड कि कितना फोर्स उस पर लगाया जा रहा है, और डायरेक्शन क्या बताई जा रही है कि XY डायरेक्शन में आप क्या लगा रहे हो, फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। और अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है तो वो बॉक्स जो है वो भी किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये तो बात हुई वेक्टर नोटेशन की, इजी था, सिंपल किसी भी वेक्टर को लिखना है और उसके ऊपर क्या लगा देना है, कोई भी एरो। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग बॉक्स नोटेशन की। ये क्या होता है देखिए एक बार इसको भी डिटेल में। इन दिस मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स, 2 कैपिटल अल्फाबेटिकल लेटर्स आर रिटन ऑन द 2 साइड ऑफ गिवन वेक्टर। सिंपल क्या करना है इस नोटेशन में, कोई भी 2 लेटर यूज कर लेने हैं, ए से लेके जेड तक आप कोई भी कर सकते हो, ABCD जेड तक कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन कितने, सिर्फ 2 को यूज कर सकते हो। द लेटर कैन बी प्लेस्ड आइदर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, या तो वो क्लॉक में होना चाहिए या एंटी क्लॉक में होना चाहिए। क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है, मैं उसको थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर आप घड़ी की डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसको तो बोलते हैं क्लॉकवाइज, अगर आप उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि उल्टा। अब मैंने यहाँ पर देखिए एक डायग्राम बनाया है, अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो आप कैसे करोगे, XY YZ ZX। अगर आप उल्टा आ रहे हो तो कैसे आओगे, ZY YX XZ। तो आप क्लॉकवाइज भी लिख सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हो। द फोर्स बिटवीन लेटर इज नेम्ड आफ्टर सिलेक्शन ऑफ लेटर। एक लेटर का सिलेक्शन कर लीजिए, द फोर्स बिटवीन X एंड Y कॉल्ड XY एंड सो ऑन। अगर आप XY की बात करो, मान लो कि मैंने फर्स्ट लेटर माना है X को, तो मैं क्लॉकवाइज जाऊंगी तो क्या होगा, XY
और आगे जाऊंगी तो क्या हो जाएगा वाई जेड, और आगे जाऊंगी तो क्या हो जाएगा जेड एक्स। अगर उल्टा जाना है तो किसी एक को ही ले लो, जैसे मैंने ये ले लिया और मुझे उल्टा जाना है तो एक्स जेड जेड वाई वाई एक्स। ये नोटेशन होती है बोस नोटेशन। इजी है ना, ये वाली कितनी इजी है। सिर्फ आपको एक ही लेटर को क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, और एक लेटर को सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट वाले को उसके साथ जोड़ते जाइए। एक्स वाई तो लास्ट क्या हुआ वाई, वाई को नेक्स्ट वाले के साथ जोड़ दो। तो यहाँ पर नोटेशन क्या बनती है, देखिए एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये हमारी बोस नोटेशन है। देख लीजिए दोनों ही रिप्रेजेंट करने का तरीका है। किसको रिप्रेजेंट करने का, फोर्स को रिप्रेजेंट करने का। सो एक है हमारी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, एक है हमारी बॉक्स रिप्रेजेंटेशन नोटेशन, और ये तो बहुत ज्यादा इजी है। आई होप आपको समझ में भी आ गई होगी अब तक, है ना। तो ये तो बात हुई सिंपली कि इनको हमें कैसे नोटेशन को सेलेक्ट करना है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देके बताऊंगी कि अलग अलग डायरेक्शन में एक्स वाई जेड डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो उन फोर्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कैसे नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे पहले आप इन सारी लाइंस को, ये दोनों टॉपिक्स को अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए फोर्स को थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। हमें अब तक सिर्फ यही पता था फोर्स होता है एफर्ट किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम उसको करते हैं पुल और पुश। लेकिन अब तक हमें ये नहीं पता था कि फोर्स जो है वो भी क्लासिफाइड होता है। कहने का मतलब फोर्स के भी पार्ट्स होते हैं। आज उन्हीं पार्ट्स के बारे में हमें जानना है कि जो फोर्स होता है उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, सिर्फ पुश और पुल करना ही फोर्स नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। तो आप अपनी नोटबुक में जहाँ पे भी आप नोट्स बनाते हैं सबसे पहले आपको वहां पर अपनी हेडिंग डालनी है। हेडिंग होने वाली है क्या, सामने है क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स को आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए फोर्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज एज, फोर्स को डिवाइड किया जाता है अलग अलग कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स, यानी कि फोर्स जो है वो अलग अलग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल एक फोर्स होता है, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको आपने उठा के दूसरी जगह रख दिया, तो इफेक्ट क्या हुआ, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर दी। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो डस्टर है ये पहले यहाँ रखा था, ठीक है, मैंने इसको उठाया और यहाँ रख दिया, तो सिर्फ पोजीशन चेंज हुआ। फोर्स से क्या हुआ, पोजीशन चेंज। इसको उठाने के लिए मुझे इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना पड़ा और इसको उठाकर फोर्स लगाकर मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी, तो फोर्स का इफेक्ट क्या हुआ, पोजीशन चेंज करना। ऐसे ही मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है बहुत देर से मोशन में था इस डायरेक्शन में, मैंने उसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा दिया, तो पहले वो इस डायरेक्शन में था, अब उसकी डायरेक्शन ये हो गई, तो इफेक्ट अलग हुआ ना, डायरेक्शन चेंज हो गई, हुई ना डायरेक्शन चेंज। ऐसे ही फोर्स जो है वो अलग अलग इफेक्ट शो करता है। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया हथौड़ी से यानी कि हैमर से, तो वो टूट जाएगा, है ना, तो टूटना एक अलग इफेक्ट है। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो अलग अलग तरह के इफेक्ट आते हैं, उन्हीं इफेक्ट के बेसिस पर फोर्स को यहाँ पर डिवाइड किया गया है, यानी कि वो इफेक्ट किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले है एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल वर्ड से ही बात मतलब पता लगता है, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाहर का फोर्स, बाहरी फोर्स। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, बाहरी फोर्स, बाहर का फोर्स। तो हम इसको कैसे, इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स सच फोर्स प्रोड्यूस्ड एक्सटर्नल इफेक्ट, जो एक्सटर्नल इफेक्ट को क्या करे, प्रोड्यूस करे ऑन अ बॉडी विच दीज बी अप्लाइड पुश और पुल प्रोड्यूस एक्सटर्नल इफेक्ट। यानी कि कहने का मतलब क्या है, एक्सटर्नल फोर्स ऐसे फोर्सेस होते हैं जो बाहरी फोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिनको आप और मैं इजीली देख सकते हैं। कैसे, मान लीजिए कि मैंने किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट को धक्का मारा, फोर्स लगाया, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अब उसकी जो डायरेक्शन चेंज हुई है उसको मैं देख पा रही हूँ ना, और वो कैसा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है। बॉडी पे अंदर तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ ना, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो कहने का मतलब ऐसा फोर्स जो कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करे, एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूस करे, वो हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स, जो बाहरी फोर्स को
उत्पन्न कर देता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा इंटरनल फोर्स। इंटरनल का मतलब क्या होता है? इंटरनल का मतलब होता है अंदर, अंदर के साइड फोर्स, यानी कि the opposition offered by the material of the body which prevent the body to get deformed. Deformed का मतलब होता है खराब होना, ठीक है, from its original shape and size under the effect of external force. आपने कई बार देखा होगा जब हम किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। कैसे? कुछ इस तरह से। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मैंने इस पे फोर्स लगाया और इसकी शेप और साइज क्या हो गया? चेंज हो गया। तो इसकी इंटरनल जो मॉलिक्यूल्स है वो डिफॉर्म्ड हो गए, खराब हो गए। तो जब अंदर की चीजों पर इफेक्ट पड़े तो उसको बोलते हैं इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल क्या था? जब बाहर फोर्स दिखाई दे, बाहर की तरफ इफेक्ट हो। जब अंदर इफेक्ट हो तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास ये चौक है, अगर मैं इसको तोड़ूंगी इस तरह से, है ना, इस तरह से जब मैं इसको तोड़ूंगी तो टूटने से इसके साइज और शेप पर क्या हुआ? इफेक्ट, यानी कि इस चौक के अंदर मॉलिक्यूल्स पर इफेक्ट पड़ा है। और अगर इसके मॉलिक्यूल्स पर इफेक्ट पड़ा है दैट्स मीन वो हमारा इंटरनल फोर्स है। देन उसके बाद हमें यहाँ पर एक लाइन दी गई है, दिस ऑपोजिशन कॉल्ड इंटरनल फोर्स। आपने बाहर से फोर्स लगाया, मैंने इस चौक पे बाहर से फोर्स लगाया और इसको तोड़ा, लेकिन फोर्स का इफेक्ट कहाँ हुआ? इस चौक के अंदर। बेचारे का एक पार्ट टूट के गिर गया, है ना। तो हम लोग फोर्स बाहर से लगा रहे हैं, एक्सटर्नल, और जो इफेक्ट हो रहा है वो कैसा हो रहा है? इंटरनल हो रहा है, अंदर के साइड हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? इंटरनल फोर्स, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा एक्टिव फोर्स। हेडिंग आपको लिखनी है एक्टिव फोर्स। तो यहाँ पर ये एक्टिव फोर्स का क्या मीनिंग होता है? सच फोर्सेस विच गिव इमीडिएट रिजल्ट, जो एकदम से रिजल्ट दे देते हैं। आपने फटाक से फोर्स लगाया और आपको क्या मिल गया? रिजल्ट मिल गया। सो जो हमें इमीडिएट रिजल्ट्स दे देते हैं, आफ्टर देयर एप्लीकेशन दे कैन मेक ए बॉडी मूव, या तो वो बॉडी को मूव कर देते हैं। आपने कई बार देखा होगा, हम नॉर्मली खड़े रहते हैं, कोई फ्रेंड आके पीछे से धक्का दे तो एकदम से धक्का लगता है और हम आगे हो जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं। यानी कि जब एकदम से क्या मिले हमें? एकदम से हमें रिजल्ट मिले, जैसे कि मूव हो गया, या फिर कोई चल रहा था एकदम से सामने दीवार आ गई तो वो एकदम से स्टॉप हो जाएगा। यानी कि मूव करना, स्टॉप करना, और दे कैन चेंज देयर शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड एक्टिव फोर्स। यानी कि एकदम से, देखिए जैसे कि ये फोर्स, ये बॉडी है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया और एकदम से बेचारे की शेप क्या हो गई? चेंज हो गई। दैट्स मीन जो मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया है वो एक्टिव फोर्स है। कैसा फोर्स होगा? वो एक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। सो एक्टिव फोर्स क्या होता है कि आप उस पर अप्लाई करो फोर्स और इफेक्ट कैसा है? इमीडिएट आए, फटाफट से चेंजमेंट आ जाए और आप उस चेंजमेंट को इजीली देख पाओ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पैसिव फोर्सेस। तो पैसिव फोर्सेस का मतलब क्या होता है? ए फोर्स विथ लो मैग्नीट्यूड, कम मैग्नीट्यूड हो उसका, एंड विच कैन नॉट चेंज स्टेट ऑफ बॉडी। स्टेट का मतलब होता है रेस्ट और मोशन। मोशन में है तो मोशन को चेंज ना कर पाए, स्टॉप ना कर पाए, रेस्ट में है तो मोशन में ना ला पाए, यानी कि बॉडी के ऊपर कोई चेंजमेंट ना कर पाए, और कैन नॉट प्रोड्यूस एनी डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब नॉर्मली आप याद रख सकते हो, खराब करना। खराब कैसे करना? उसकी शेप चेंज कर देना, तोड़ देना, ऐसे ऐसे चेंजमेंट कर देना इन ए बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स लो मैग्नीट्यूड कॉल्ड पैसिव फोर्स। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास ये चौक है, अगर मैं इस चौक को और इस डस्टर को, मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा चौक ले लेती हूँ, मान लीजिए ये मेरे पास चौक है और ये मेरे पास डस्टर है, मैं इस डस्टर से अगर इसको ऐसे मारूं, ऐसे अगर मैं इसको बीट करूं, क्या इस चौक पे कोई इफेक्ट पड़ा? क्या इसकी शेप चेंज हुई? क्या इसका साइज चेंज हुआ? क्या ये टूटा? क्या इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। यानी कि इस डस्टर से इस चौक पे लगने वाला फोर्स पैसिव फोर्स है, क्योंकि इस फोर्स से इस चौक पर कोई भी किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं हुआ। और अगर इफेक्ट नहीं हुआ दैट्स मीन ये फोर्स आपका पैसिव है, मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, खराब नहीं हुआ, ना डिफॉर्मेशन हुआ, ना कोई स्टेट चेंज हुई, कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, तो वो कैसा होगा? पैसिव होगा। सो भाई ये हमारे क्लासिफिकेशन है फोर्स का,
जो हमारे इफेक्ट होते हैं उनके बेसिस पे। और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है फोर्स के, कहने का मतलब बहुत सारे फोर्स है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इफेक्ट वाले फोर्सेस के बारे में अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो इफेक्ट के बेस पर हमने कितने पढ़े, 4 यहाँ पर फोर्सेस पढ़े हैं हमारे। सबसे पहले एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी इफेक्ट, कि अगर आप किसी पे फोर्स लगा रहे हो एक्सटर्नल, तो इफेक्ट भी एक्सटर्नल ही होगा, आपको दिखाई देगा। इंटरनल का मतलब क्या था, कि जो इफेक्ट आएगा वो अंदर से आएगा, अंदर का, जैसे कि मॉलिक्यूल टूट जाएगा, बेचारे की शेप चेंज हो जाएगी वगैरह वगैरह। एक्टिव फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स जिसको लगाने के बाद या तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो चेंज हो जाए, रेस्ट में था तो मोशन में आ जाए, मोशन में है तो रेस्ट में आ जाए, या फिर उसकी शेप या साइज चेंज हो जाए। यानी कि आपने फोर्स लगाया और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा, तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं, एक्टिव फोर्सेस। फिर हमने पढ़ा है यहाँ पे पैसिव फोर्स। पैसिव फोर्स का मतलब होता है ऐसा फोर्स कि अगर आप उस फोर्स को किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना तो स्टेट चेंज होती है, ना ही उसका शेप एंड साइज चेंज होती है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। तो इस टाइप के फोर्स को क्या बोलते हैं, पैसिव फोर्स। मैं होप करती हूँ आपको ये चारों ही इफेक्ट टाइप के जो फोर्सेज हैं, क्लासिफिकेशन है, वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इनके नोट्स बिल्कुल इसी तरह से अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। आपको इसी से बहुत अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे और नॉलेज भी मिल जाएगी, तो इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब कराएंगे हम नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स अदर बेस्ड पे। ये तो इफेक्ट वाला था ना, अब हम करेंगे अदर बेस्ड पे। चलिए फटाफट से नोट्स बना लीजिए, देन शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्लासिफिकेशंस। अब हम लोग जो हमारे फोर्सेस हैं उनके जो काइंड्स हैं, यानी कि जितने प्रकार के फोर्सेस होते हैं उनके बारे में जानना शुरू करेंगे। अभी हमने सीखा था कि जो फोर्सेस होते हैं उनके जो इफेक्ट हैं उनके बेसिस पर फोर्सेस को कितने टाइप के बनाया गया है। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू काइंड ऑफ फोर्स, यानी कि कितने प्रकार के, काइंड का मतलब होता है प्रकार, कितने प्रकार के फोर्सेस होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं A, B एंड C 3 टाइप के हमारे काइंड ऑफ फोर्सेस होते हैं, जिनको हम डिटेल में 1 बाय 1 करके अच्छे से एक एक पॉइंट को मैं आपको समझाने वाली हूँ। यही पॉइंट्स आपको डिट्टो अपनी नोटबुक में, अपने नोट्स में लिखना है। कहीं पे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, अदरवाइज मुझे पता है मैं समझाऊंगी और आप समझोगे तो समझ में एक बार में ही आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा A पॉइंट है एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन आपने सुना होगा बहुत बार, हमारे जो न्यूटन सर थे, न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है, उनका जो थर्ड लॉ है वो होता ही है, एवरी एक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू देयर रिएक्शन। ये वही एक्शन एंड रिएक्शन है, कौन सा, न्यूटन के थर्ड लॉ का। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जैसे कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन सर ने हमें बताया था, टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अगर दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है। जितना ये बॉडी इस बॉडी पे फोर्स लगाएगी, अपनी तरफ खींचेगी, उतना ही ये बॉडी भी इस बॉडी पे क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी और अपनी तरफ खींच लेगी। यानी कि जब दो बॉडीज होती हैं और एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं तो फोर्स हमेशा कैसा होता है, इक्वल एंड अपोजिट, एक दूसरे के ऊपर। द फोर्स विच वन बॉडी एक्सर्ट ऑन अदर कॉल्ड एक्शन, इन टर्न other body also exert a force equal and opposite direction called reaction। अगर ये बॉडी इस पे फोर्स लगा रही है तो ये होगा एक्शन, और अगर ये बॉडी इस पे लगाने लगी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तो वो कहलाता है रिएक्शन। यानी कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पे जब फोर्स लगाती है तो उन दोनों का जो मिलना जुलना होता है वो क्या कहलाता है, एक्शन एंड रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन ज्यादा टफ नहीं है, आपको सिर्फ इसमें सिंपली क्या पता होना चाहिए, एक्शन और रिएक्शन में दो बॉडीज होती हैं, दो बॉडीज दोनों ही एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती रहती हैं। जितना एक बॉडी दूसरे पे लगाएगी उतना ही दूसरी फर्स्ट वाले पे फोर्स लगाएगी और अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। जैसे आपने वो रस्सा कस्सी वाला गेम देखा होगा ना, बीच में कुछ बांध देते हैं, रस्सी होती है, एक टीम इधर होती है, एक टीम इधर होती है, दोनों फोर्स लगाते हैं बराबर का, जो ज्यादा फोर्स लगाता है वो जीत जाता है। लेकिन एक्शन और रिएक्शन क्या होती है, इसमें इक्वल एंड अपोजिट बिल्कुल बराबर का फोर्स लगता है। ये बॉडी अगर 4 न्यूटन का लगाएगी तो ये भी कितने का लगाएगी, 4 का, सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि अगर ये इस डायरेक्शन में खींच रहा है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। आई होप आपके फर्स्ट वाला जो हमारा एक्शन एंड रिएक्शन है वो समझ में आ गया होगा कि एक्शन और रिएक्शन का एक्चुअल में क्या मीनिंग होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टेंशन एंड थ्रस्ट।
तो आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी, टेंशन और थ्रस्ट एक्चुअल में फोर्सेस ही होते हैं, लेकिन अगर सिचुएशन अलग अलग कर दी जाए तो ये फोर्सेस अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग फोर्स का नाम चेंज हो जाता है। कैसे? तो आइए चलिए मैं बताती हूँ कैसे। व्हेन ए बॉडी इज बीइंग पुल्ड बाय ए स्ट्रिंग, अगर किसी धागे द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है, द अप्लाइड फोर्स इज रीच टू द बॉडी थ्रू स्प्रिंग कॉल्ड टेंशन। कहने का सिंपली मतलब क्या है, धागे द्वारा लगाया गया फोर्स टेंशन कहलाता है। धागे द्वारा लगाया गया, स्ट्रिंग द्वारा लगाया गया फोर्स टेंशन कहलाता है। While if the body is pushed with support or rope, अगर पत्थर से उसको बांध दिया जाए, फोर्स ट्रांसफर टू बॉडी कॉल्ड थ्रस्ट। कहने का मतलब आपने बहुत बार देखा होगा, कुएं में से पानी निकालने के लिए वो जो रस्सी होती है मोटी सी, वो धागा स्ट्रिंग है, उसको जब ऊपर की तरफ खींचते हैं तो पुली की हेल्प से खींचते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, थ्रस्ट कहलाएगा। सिंपली आप किसी चीज को धागे से खींच रहे हो, जैसे कि ये वायर है, नहीं दिखेगी आपको, तो वायर है, तो अगर आप वायर से खींच रहे हो, स्ट्रिंग से, धागे से खींच रहे हो, तो वो लगाया गया फोर्स हमारा नॉर्मली क्या होता है, टेंशन। अगर किसी की सपोर्ट ले रहे हो पत्थर वगैरह की, तो वो हो जाता है आपका थ्रस्ट। तो ये होती है हमारी टेंशन एंड थ्रस्ट की डेफिनेशन। नेक्स्ट वन है हमारा यहाँ पर अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। ये तो आपने बहुत अच्छे से बहुत बार पढ़ा हुआ है, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होगी। मैं आपको हिंट देती हूँ, आपने पढ़ा होगा लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, नेगेटिव नेगेटिव है तो भी क्या कर देते हैं, रिपेल कर देते हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्या कर देगा, अट्रैक्ट कर देगा। तो यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्शन का क्या मतलब है, जब दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को पास पास लाने की, पास करने की टेंडेंसी जानती हूँ तो वो अट्रैक्टिव होगा। अगर वो एक दूसरे को दूर दूर करती हैं तो वो रिपल्सिव होगा। चलिए डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं इस चीज को। These are the special kind of force, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है, रियल में इंपॉर्टेंट है। डिपेंड्स ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब अगर कोई ज्यादा मोटा है तो वो एक धक्का देगा, पतले वाला तो जाके दूर गिर जाएगा, तो फिजिकल प्रॉपर्टी हुई ना, बॉडी से रिलेटेड। एंड कंडीशन ऑफ बॉडी, दिस फोर्स डू नॉट नीड एनी कॉन्टैक्ट फॉर देयर एप्लीकेशन। अपनी एप्लीकेशन लगाने के लिए जरूरी नहीं है हाथ लगाना पड़े। मोटे आदमी को देख के वैसे ही कोई डर जाएगा, अरे एक हफ्ते में सुधार देगा ना, तो ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे के पास आने की जरूरत नहीं है, वो दूर से ही रिपेल कर देंगे, टच करने की जरूरत नहीं है, दूर से ही रिपेल कर देगा, ठीक है। तो इसमें कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट होने की जरूरत नहीं है। Have tendency, the force do not need any contact for their application. If the two bodies have tendency to come closer, अगर उनमें पास आने की या लाने की टेंडेंसी है, when body placed certain distance, अगर दो बॉडी को पास रखा गया है किसी डिस्टेंस पे और वो एक दूसरे को पास ले आती हैं, तो वो हमारी कहलाती है अट्रैक्टिव। एंड द बॉडीज रिपेल और पुशेस ईच अदर अवे, अगर वो एक दूसरे को दूर कर देती है, मान लीजिए इतनी दूर है और ज्यादा दूर कर देती हैं, तो वो कहलाता है हमारा रिपल्सिव। यानी कि अट्रैक्ट, अगर मान लीजिए दो बॉडी किसी डिस्टेंस पे रखी हुई थी, दोनों और पास आ जाती हैं तो अट्रैक्टिव, अगर दोनों किसी डिस्टेंस पे रखी हुई थी और रिपेल हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं, तो रिपल्शन। तो ये है हमारा अट्रैक्शन और रिपल्शन, हमारे काइंड ऑफ फोर्सेस के। फर्स्ट था हमारा एक्शन रिएक्शन, सेकंड क्या है हमारा टेंशन एंड थ्रस्ट, थर्ड वन इज एक्शन अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। तो आई होप आपको ये तीनों ही समझ में आया होगा, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आज हमने फोर्स के बहुत टाइप देख लिए हैं। सबसे पहले हमने फोर्स की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको अच्छे से समझ लिया, आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। सेकंड हमने जो टॉपिक किया वो किया था हमारा जो इफेक्ट के हिसाब से जो फोर्सेस होता है उनको हमने डिफाइन किया। देन उसके बाद अब मैंने आपको काइंड ऑफ फोर्सेस के हिसाब से क्या बताया है, यहाँ पर फोर्स का जो पूरा का पूरा हमारा डिफरेंसेस हैं, किस तरह से एक्शन रिएक्शन होता है उसको कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अभी ये टॉपिक हमारा यहाँ पर फिनिश नहीं होता है, टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन आज की वीडियो में इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही करना है। आपको अपने नोट्स में इतना ही लिखना है, उसके बाद आपको क्या करना है जो मैं कल कराऊंगी। चलिए फिर नोट्स यहाँ तक प्रिपेयर करके रखिएगा। और एक टास्क जो मैं हमेशा आपको देती हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसी लग रही है वीडियोस।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नोट्स प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा।